मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। ठीक है, चैप्टर 01 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, VSTH 22 है। उम्मीद है कि VSTH 21 आपने पढ़ लिया होगा। इस प्रत्येक चैप्टर में 4 वीडियो सीरीज होते हैं। वीडियो सीरीज के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पूरा बताया गया है क्या कराया जा रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी पर बात की थी और आगे छोटे 2 कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। फिर इस छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वक्त थोड़ा लगना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले देखिए कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। भाई कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है? देखिए कंपाउंड क्या हो सकता है, एक मोनोएटॉमिक कंपाउंड भी हो सकता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल है। मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायटॉमिक भी हो सकता है, होमोडायटॉमिक भी हो सकता है, होमोट्राइटॉमिक भी हो सकता है, यानी एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ हो। जब एक ही प्रकार के एटम से बना हो तो उसमें 100% एक ही एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हेट्रो एटम्स है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 एटम, मोर देन 1 एटम, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 एटम, तब हम कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक पार्टिकुलर कंपाउंड में कितना, एक पार्टिकुलर कंपाउंड में एक पार्टिकुलर एटम का क्या परसेंट है, पार्टिकुलर एटम का क्या परसेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेट परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। वेट परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। वेट परसेंट, किसी एलिमेंट का वेट परसेंट अगर हम बात करें, डिफरेंट एलिमेंट की जो वेट परसेंट है वो जो मौजूद है, अगर वो हम निकाल लें तो वही कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है। तो लिखेगा कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड मींस, composition of compound means, composition of compound means, composition of compound means weight percent, weight percent of different elements, different elements composition of compound means weight percent of different elements present in a compound. Weight percent of different elements present in a compound, present in a compound, present in a compound. क्लियर है? इसी को हम कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड का कंपोजिशन कहते हैं। यानी कि एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका जो वेट परसेंट, याद रखिए वेट, कोई और परसेंट नहीं, मोल परसेंट नहीं, नंबर परसेंट नहीं, ये वेट परसेंट। वेट परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। इसे एक डिस्कशन से देख लेते हैं, इसे एक डिस्कशन से देख लिया जाए। मान लेते हैं कंपाउंड हम CH4 ले लें, एक कंपाउंड CH4 ले लें। कंपाउंड है, हमने लिया CH4। एक डिस्कशन करिए, डिस्कशन। कंपाउंड मैंने क्या ले लिया भाई? कंपाउंड है CH4, मीथेन। कंपाउंड है CH4। क्लियर है? आप बताइए कि टोटल वेट इसका कितना होगा? टोटल वेट होता मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 बराबर कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा 16, यही है ना। तो मुझे क्या निकालना है? परसेंट कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? जैसा कि आपने देखा, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का मतलब है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि आपको बताना होगा वेट परसेंट ऑफ कार्बन, वेट परसेंट ऑफ कार्बन, आपको बताना होगा वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसी 2 एटम से बना है। मान लें इसमें ऑक्सीजन भी होता तो वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी बताते, क्लोरीन होता तो वेट परसेंट ऑफ क्लोरीन भी बताते। क्योंकि इस पार्टिकुलर कंपाउंड में 2 प्रकार के एलिमेंट है, तो वी हैव टू प्रोवाइड द वेट परसेंट ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने डिस्कशन किया है
कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बताना है वेट परसेंट। अब वेट परसेंट बताएंगे कैसे? वेट परसेंट बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर थोड़ा भी प्रतिशत का क्वेश्चन बनाने आता है तो मैं आसानी से बता सकता हूं, बहुत ही आसान है। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान तरीका से बताएं, फिर इसका फार्मूला जनरेट कर दें। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि चूंकि 16, ठीक है, अब 16 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, एमयू कर ले, कुछ भी कर ले। अगर हम एक बोल ले तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अगर वेट ऑफ मॉलिक्यूल अगर 16 है तो वेट ऑफ कार्बन कितना है भाई? वेट ऑफ कार्बन है 12। वेट ऑफ कार्बन कितना है? 12। वेट ऑफ मॉलिक्यूल अगर 16 है तो वेट ऑफ कार्बन कितना है? 12। तो आप बताइए कि अगर वेट ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, यहां मैं यूनिट नहीं दे रहा, क्लियर है? अगर आप चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हैं, 16 एमयू 12 एमयू। तो वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 12/16। और अगर वेट ऑफ मॉलिक्यूल 100 होता, प्रतिशत निकालना है तो 100 करना होगा ना, 100 होता तो कितना हो जाएगा? 12/16 इंटू 100। चलिए निकाल कर देखते हैं। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से इसे कैंसिल कराइए 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। 75% क्या है? कार्बन है। अब मुझे हाइड्रोजन निकालने की जरूरत भी नहीं है, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली 25% होगा। अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ ही गया कि अगर ये 75% है तो दूसरा हाइड्रोजन ही है, वो 25% होगा। तो ये है वेट परसेंट ऑफ कार्बन निकालने का तरीका। अगर हम वेट परसेंट ऑफ कार्बन निकाल लें, फिर वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें और दोनों को एक साथ बता दें, तो दैट इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, एंड यही कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड है। चलिए ये हम समझ गए। अब अगर हम देखें तो बार बार मुझे इस तरीके से नहीं बनाना है, ये तो मैंने एकदम बेसिक तरीका बता दिया 6, 7, 8 क्लास के बच्चों वाला, लेकिन मुझे बेसिक तरीका नहीं हमेशा इस्तेमाल करना। मुझे क्या करना है? फार्मूला की बात करना है। तो हम वेट परसेंट ऑफ एन एलिमेंट की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, वेट परसेंट ऑफ एन एलिमेंट की बात करिए तो ये क्या है? 12 क्या है? वेट ऑफ एलिमेंट। ये वेट ऑफ एलिमेंट है, वेट ऑफ एलिमेंट है या नहीं? और ये क्या है? 16 वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड है, वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इस तरीके से अगर हम एक फार्मूला ड्राइव कर ले तो इस फार्मूला से परसेंट कंपोजिशन निकाल लिया करेंगे। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम परसेंटेज इसी तरीके से निकालें, वेट परसेंट। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये तो हो गया आपका वेट परसेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाकर बात करते हैं ना। लिखिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन, परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। आराम से निकालिए। क्या मुझे मालूम है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करूंगा। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 जोड़ दीजिए 100 आएगा। अब परसेंट ऑफ, पहले कैल्शियम निकाल लें, परसेंट ऑफ कैल्शियम, तो परसेंट ऑफ कैल्शियम बराबर हो जाएगा कैल्शियम का 40, टोटल है 100 इंटू 100, तो ये गया कैंसिल, हो गया 40%। अगर हम परसेंट ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना है कैल्शियम कार्बोनेट में? एक ही कार्बन है ना, तो 12/100 इंटू 100,
बराबर क्या हो जाएगा कैंसिल के बाद 12%। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है 16 बाई 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा 16%। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बता सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कोई कहे परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप कहेंगे कि कंपोजिशन में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम 40 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। लिखेगा कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। लिखिए कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। मॉलिक्यूलर वेट फिर निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, तो जोड़िए 24 और 6 30। क्लियर है? अब परसेंट ऑफ कार्बन निकालिए, परसेंट ऑफ कार्बन की बात करें तो 24 अपॉन 30 इंटू 100 है कि नहीं, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 से 100 को डिवाइड करिए 20, यानी 80%। अगर हम परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 30 इंटू 100 है कि नहीं, 6 5 जा 30, 5 को 20 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20%। तो इस तरीके से आप चाहें तो परसेंटेज कंपोजिशन आसानी के साथ निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O। कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O। लिखेगा कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, composition of water of crystallization in FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बताना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बताना है। क्लियर है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस बार एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन ही पूछा जा रहा है, पूरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर का पूछा जा रहा है। इस चीज को समझिए थोड़ा, ये असल कंपाउंड FeSO4 है और ये उससे एसोसिएटेड है। FeSO4 में पानी एसोसिएट हुआ है। पानी के एसोसिएशन के कई तरीके हो सकते हैं। इस तरीके पर मैं आपको हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में डिटेल बात करूंगा। तो अभी तो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, लेकिन ये जानिए कि इट हैज सम टाइप ऑफ एसोसिएशन। गर्म कर दे तो ये 7H2 निकल भी जाएगा। अभी FeSO4.7H2O हाइड्रेटेड कंडीशन में कहलाएगा, पानी वाला कहलाएगा, और FeSO4.7H2O को गर्म कर दे, ये सिर्फ FeSO4 हो जाएगा, तो उसे एनहाइड्रेटेड बोलते हैं, यानी बिना पानी वाला। तो ये FeSO4.7H2O में इस बार जो परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का ना पूछ करके एक वाटर का पूछा है, तो सीधी सी बात है, परसेंट पूछा है, परसेंट निकाल देते हैं। सबसे पहले हम इसका कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, यानी कि
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O, ये पहले निकालेंगे। निकालिए, कैसे होगा? Fe का 56, सल्फर का 32, 16 इंटू 4 64 प्लस, ठीक है, पानी का 18 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, 56 प्लस 32 प्लस 64 और 18 सत्ते 7 8 56 आते 5 7 कहीं 7 5 12 126, ठीक है। अब देखिए 6 4 10 2 12 6 18 8 हाथ में 1 1 2 3 6 9 10 11 12 5 17 हाथ में 1 1 1 2 278, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकला है किसका? हाइड्रेटेड। ये कौन सा है? हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड, 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 ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, पानी वाला कंपाउंड है। तो वेट ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O में का जो मॉलिक्यूलर वेट मिला है 278। इस 278 में पानी कितना परसेंट है ये तो निकालना है। तो क्या लिखेंगे इस बार? परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 कर देंगे। वहां एलिमेंट की बात किया था, इस बार हम एलिमेंट की जगह पर क्या कर लेंगे? पानी का वेट लेंगे, टोटल पानी जो वेट है पानी का। तो लिखेगा परसेंट ऑफ वाटर, परसेंट ऑफ वाटर लिखेगा परसेंट ऑफ वाटर, परसेंट ऑफ, बल्कि ऐसे लिखे वेट परसेंट ऑफ वाटर और अच्छा लगेगा। वेट परसेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना था? 126 था ना पानी, और 278 था, इंटू 100 कर लीजिए। जा कैलकुलेशन करिए कितनी बार में जा रहा है? 3 छक्के 18 के 1 3 दूनी 6 1 7, 278 आया था ना, 6 या 18 के 1 3 दूनी 6 1 7 378 हो जा रहा है। क्या हमारा 378 हुआ था? 56 32 64 126 था। 6 2 8 4 12 6 18 आते 1 1 5 6 3 9 6 15 2 17 आते 1 1 2 278 ही था। चलिए जो भी है कैलकुलेशन करिए कैसे होगा भाई। 2 से कैलकुलेट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 18, 2 3 जा 6 1 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 63 है ना, 3 3 9, इसे सॉल्व कर लीजिए। अरे सॉल्व कर लीजिए अपने आप, है ना, इतना हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन बना ले, एक और क्वेश्चन बना ले। इससे 63 100 हो गया, 139 से डिवाइड कर दिएगा, कौन सा बड़ा काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके का है। लिखिएगा कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ग्लोबल सॉल्ट्स। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर of crystallization in global salts. Calculate percentage of water of crystallization. Calculate percent of water of crystallization, water of crystallization in global salts, in global salt। अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या आएगा, आपसे सिर्फ ग्लोबल साल्ट्स पूछ लिया। आप तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पिछला क्वेश्चन बनाया है, उससे जानते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि आपको तंग करने के लिए उसने ग्लोबल साल्ट दे दिया। आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ये आ रही है कि ग्लोबल साल्ट ही नहीं याद आ रहा है कि ग्लोबल साल्ट क्या है। तो केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम भी आता है कि मुझे कोई कंसेप्ट आ रहा है, उससे काम नहीं चलेगा, कोई डाटा ही नहीं मिल रहा। ग्लोबल साल्ट आपको याद रखना है कि ग्लोबल साल्ट कहते किसे हैं, ये नहीं दिया हुआ है। और आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि आप जानते होंगे ग्लोबल साल्ट किसे कहते हैं। तो ये जानिए Na2SO4 डॉट 10H2O कहते हैं। Na2SO4 डॉट 10H2O को ग्लोबल साल्ट बोलते हैं ना। तो Na2SO4 डॉट 10H2O, अब ये मैंने बता दिया। अब आप बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे,
मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, सबसे पहले लेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लोबल साल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लोबल साल्ट बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है तो 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस वाटर का 18 होता है, 10 है तो 180 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 2 6 6 12 हाथ 1 1 8 9 9 6 15 15 3 18 18 4 22 हाथ 2 2 1 3 322। क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है। क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखिए, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 322 इंटू 100। सॉल्व खुद करिए, है ना, कोई बड़ा कमाल का काम नहीं है, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेगा 16.5 ग्राम ऑफ ए मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स 35.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड्स, 35.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या है क्वेश्चन, 16.5 ग्राम मेटल combines with oxygen and forms metal oxide which weighs 35.6 ग्राम। ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का कंपोजिशन बताना है। देखिए भाई, कोई मेटल रहा होगा, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, अब मेटल और ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड बनेगा वो M2OX बनेगा। M2OX मैं कैसे जान गया, मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वैलेंसी कहां जाता है, इस पर मेटल पर शिफ्ट होगा, और मेटल की कितनी वैलेंसी है मुझे मालूम नहीं, मैंने X मान लिया, तो M2OX है। M का वेट दिया हुआ है 16.5 ग्राम, ये दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन कितना इससे रिएक्शन किया है, ये नहीं बताया, लेकिन बना क्या 35.6 मेटल ऑक्साइड, ये बता दिया गया है कि 35.6 ग्राम है। तो ये दो इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, तो मैं ये निकाल सकता हूं वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मेटल ऑक्साइड, वेट ऑफ ऑक्सीजन present in metal oxide, present in metal oxide, metal oxide का वेट मैं निकाल सकता हूं, कैसे भाई, 35.6 में से 16.0 घटा दीजिए, ये 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, 19.6 ग्राम ऑक्सीजन का वेट हो गया, इतना ही ऑक्सीजन रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, क्या करना है भाई, अब सीधा सा है कि वेट परसेंट निकालना है, तो मैं फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा, मैं सीधे फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, है ना, लिखिए फार्मूला इस्तेमाल करें। क्या फार्मूला है, वेट परसेंट, फार्मूला क्या है, वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो हो जाएगा 19.6 आया है अपॉन
ऑक्साइड का वेट कितना है 35.6 इंटू 100। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या मतलब है भाई? लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या मतलब है? देखिए होता क्या है, कई बार हम लोगों को क्वेश्चंस में एक एटम का परसेंट बता दिया जाता है कि इस पार्टिकुलर कंपाउंड में ये एक पार्टिकुलर एटम है, उसका इतना परसेंट है, और मॉलिक्यूल का जो है फार्मूला नहीं बताया गया। मॉलिक्यूल का फार्मूला नहीं बताया गया, यानी कि वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट गिवन रहेगा। वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा? गिवन। वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया रहेगा, नहीं रहेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट दे करके, वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट दे करके पूछ लिया जाएगा कि भाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? अगर सपोज दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहता तब तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ नहीं है, वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट है, और कंपाउंड भी कोई कॉमन कंपाउंड नहीं, ये बड़े कंपाउंड है जिसका उम्मीद नहीं किया जाता कि आप उसके फार्मूला याद रखें। तो ऐसे कंडीशंस में हम ये मान लेते हैं कि उस फार्मूला में, उस दिए हुए फार्मूला में कम से कम ये जो एलिमेंट है जिसका परसेंट दिया गया है, कम से कम एक एटम तो होगा ही होगा। एक एटम की बुनियाद पे क्या मॉलिक्यूलर वेट है, उसी को हम कहेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ये मान करके कि इसमें कम से कम एक एटम तो है ही, एक एटम की बुनियाद पे जो भी मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अगर उसमें दो एटम होता तो मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा। क्लियर है? लेकिन मुझे तो बताया नहीं गया, फार्मूला दिया नहीं गया, तो मैं इसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के रूप में निकालूंगा, और ये मैं मान लूंगा कि परसेंटेज जिस एलिमेंट का दिया गया है, ठीक है, उसके कम से कम एक एटम तो मौजूद है ही। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि भाई जीरो एटम है, जीरो एटम होता तो परसेंट कहां से आ जाता? परसेंटेज तो उसमें होता ही नहीं इस एलिमेंट का। इसलिए एक एलिमेंट तो है ही, एक एटम तो उस कंपाउंड में है ही। तो एक एटम मान करके अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसे ही मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। कंसेप्ट यही है, इसे कुछ खास नहीं है। इसमें सीधे क्वेश्चन पर आइए, सीधे क्वेश्चन पर आइए। अगर हम सीधे क्वेश्चन पर आए तो लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, ठीक है, ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 0.07% ऑफ नाइट्रोजन। ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 0.07% of nitrogen, 0.07% of nitrogen, full stop. Find the minimum molecular mass. Find the minimum molecular mass of the compound. Find the minimum molecular mass. Find the minimum molecular mass of the compound. Find the minimum molecular mass of the compound. Find the minimum molecular mass of the compound.
मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन कितना भाई 0.07% ऑफ नाइट्रोजन है। ये दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है कि नहीं, वेट दिया हुआ है, वेट परसेंट दिया हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनाया है। तो आप इसे सॉल्व क्या करेंगे, आप ये मानेंगे कि एक ही एटम मौजूद है। तो वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, आपको मानना है कि एक ही एटम मौजूद है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये कितना परसेंट दिया है भाई 0.007, 0.07 एक ही जीरो है, 0.07 बराबर, अब एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है 40, मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट हम यहां लिखेंगे, ये अननोन है, इनटू 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बराबर 14/7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100। ये हो गया 7 से कैंसिल हो गया 2, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻2, तो 2 इंटू 10⁻4, इतना मॉलिक्यूलर मास हो गया, इतना मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया, मुझे आराम से मैंने इसे एक एटम मान लिया कि एक ही एटम इस कंपाउंड में मौजूद है, और इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर गौर करिए, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड का नाम ही नहीं बता रहा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहां से मालूम होगा, नाम ही नहीं बताया गया है, क्लियर है। लिखिए एक और, इंसुलिन डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाला, इंसुलिन कंटेन 0.0016% of sulfur atom. Insulin contain 0.0016% of sulfur atom. क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन 0.0016% of sulfur atom, ठीक है। फाइंड द मोलर मास ऑफ इंसुलिन, फाइंड द मिनिमम मोलर मास कर लीजिए। जैसे ही मिनिमम कह दिया, आप अपने आप समझ लीजिए कि कम से कम एक सल्फर एटम है, एक ही सल्फर एटम है। फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास of insulin, find the minimum molecular mass of insulin, find the minimum molecular mass of insulin, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करिए, मुझे फार्मूला मालूम है। पहले हम 0.0016 बराबर वेट ऑफ सल्फर 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को m मान लीजिए इनटू 100, m का वैल्यू निकालिए, m बराबर क्या हो जाएगा 32 अपॉन 0.0016 इंटू 100, है कि नहीं। आप इसे थोड़ा और सॉल्व करिए, 32 इसको क्या करें 16 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻2, क्लियर है ना, यही हो जाएगा ना। ये और ये कैंसिल, ये 10⁻2 हो गया, ये 2 टाइम्स में चला गया, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻, अच्छा एक मिनट, ये गलती हुई ना, यहां से बनाइए फिर से। 32 ये 16 इंटू 10⁻⁻4 होगा ना, इंटू 10⁻2, ठीक है। ये 16 2 जा 32, तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6, इतना हो गया मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का। इतना क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का। अब एक और क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, क्वेश्चन है इसी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बुनियाद पर, लिखेगा हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% of iron. Hemoglobin contains 0.25% of iron, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ मॉलिक्यूलर मास
इफ मॉलिक्यूलर मास, अब यहां देखिए ये क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर मास ही दे रहा है। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज 89600, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम present in hemoglobin. Find the number of iron atom present in hemoglobin. Present in hemoglobin. हीमोग्लोबिन में आपको नंबर ऑफ आयरन एटम बताना है। नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन एटम की संख्या बताना है। मॉलिक्यूलर मास कितना बताया जा रहा है, 89600, 89600, क्लियर है। अब इसे बनाइए, परसेंट दिया हुआ है भाई, परसेंट ऑफ वेट, परसेंट ऑफ एलिमेंट, यहां आयरन है बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आयरन। अब यहां हम ये नहीं कर सकते कि एक ही आयरन एटम है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ आयरन एटम ही पूछा जा रहा है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। वेट ऑफ आयरन, जितना भी आयरन है सबका वेट, वेट ऑफ आयरन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 89600 इंटू 100, और मुझे सबसे पहले वेट ऑफ आयरन निकालना चाहिए। वेट परसेंट ऑफ आयरन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25, तो 0.25 बराबर वेट ऑफ आयरन, मैंने WFE लिख लिया शॉर्ट में, इंटू 8 अपॉन 89600 इंटू 100। चलिए मैं इसे कैंसिल करा देता हूं, क्लियर है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ आयरन बराबर 0.25 इंटू 896 लिख सकता हूं। या इसे गुना करिए, 896 को 25 से गुना करिए, 5 छक्के 30, 7 3, 5 9 45, 3 48, 4 5 8 40 और 4 44, 2 छक्के 12, हाथ 1, 2 9 18, 1 19, 1 2 8 16, 1 17, कितना हो गया 0, 8 2 10, 7 1, 1 4 5, 1 4 5 और 9 14, हाथ 1, 1 4 5 5 7 12, हाथ 1 1 1 2, तो 0.25 था, तो ये हो गया 224, इसके वैल्यू आ गए 224। तो आयरन एटम, जितने भी आयरन एटम है सबका वेट कितना है, 224। अब एक एटम है कि दो एटम है ये नहीं मालूम, लेकिन टोटल वेट ऑफ आयरन 224 है। तो मुझे निकालना है कि इसमें कितने एटम है। एक एटम का वेट होता है 56, एक एटम का वेट कितना होता है 56, तो बस अब निकल जाएगा। चूंकि एक एटम का 56 है और टोटल वेट कितना है 224, तो मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ आयरन एटम के लिए 224 को 56 से डिवाइड कर देना होगा। तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ आयरन एटम बराबर, ठीक है, 224 अपॉन 56, 56 एक एटम का है, देखिए 4 बार में जा रहा है, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है 4 आयरन एटम रखता है। हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें 4 आयरन एटम होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट देख लिया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसके बाद आगे हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, क्लियर है। अगले क्लास में, काफी हो गया ये, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और वेट परसेंट। आगे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फिर आगे एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे। यहां तक आपने पढ़ लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो देखिए लिख दिया है हमने, लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, ये क्या है, वो मालूम है ना, घंटी है, तो घंटी भी बजा दीजिएगा, ठीक है, और दूसरे को रेकमेंड भी करिएगा। ये आप कहीं भी कुछ भी ट्यूशन ले रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब पर आपको फ्री मिल रहा है, आप इसे एक एक को देखिए। आपको पढ़ने मान लिया कहीं जाना है, उसके पहले ये देख करके जाइए, ये देख करके पढ़ करके जाइए, आसानी होगी समझने में, ठीक है। चलिए इतना ही काफी है, गुड डे।